दृष्टि है इसके ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे लेख नीडेड एन इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 की शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है भारतीय विधायी सेवा के गठन की मांग क्यों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो बात सितंबर 2021 की है, जब डॉक्टर PPK रामाचार्युलु की नियुक्ति संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के महासचिव के रूप में हुई थी। ये नियुक्ति राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू द्वारा की गई थी। असल में इस नियुक्ति ने लोगों का बहुत ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसकी एक वजह ये थी कि डॉक्टर रामाचार्युलु राज्यसभा सचिवालय के ऐसे पहले कर्मचारी थे जिन्हें उच्च सदन का महासचिव बनाया गया। आमतौर पर ये रिवाज रहा है कि महासचिव ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिनका ताल्लुक राज्यसभा से न हो, बल्कि नौकरशाही या किसी अन्य क्षेत्र से उनका संबंध रहा हो। मतलब ये हुआ कि ये नियुक्ति परंपरा से परे जाकर की गई और किसी संरचना में नई परंपरा को शुरू करना किसी भी संस्था के लिए आसान नहीं होता। हालांकि संसद सचिवालय में लंबे वक्त से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए एक अच्छा संकेत था, क्योंकि लंबे समय से ऐसी मांग रही थी कि ऐसे पदों पर नियुक्ति में उन्हें तरजीह दी जाए जो पहले से ही राज्यसभा सचिवालय में कार्यरत हों। ये नियुक्ति उनकी मांग को बहाल करने की दिशा में एक कारगर सुधार था। हालांकि आगे कुछ ही महीनों में ये सुधार क्षणभंगुर साबित हुआ, जब डॉक्टर रामाचार्युलु की जगह पूर्व IRS अधिकारी PC मोदी को नया महासचिव नियुक्त कर दिया गया। इस नियुक्ति के साथ ही फिर पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई, जिसमें विधायिका की ऊपरी प्रशासनिक संरचना में भी कार्यपालिका के नौकरशाहों का दबदबा होता था। इससे ऐसी आवाजें उठने लगी कि विधायिका का स्वतंत्र सचिवालय आज भी कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। मांग की जाने लगी कि विधायिका के लिए अलग से भारतीय विधायी सेवा के तौर पर नई सेवा का गठन किया जाए। तो इसलिए आज के इस आर्टिकल में हम भारतीय विधायी सेवा और उससे जुड़े सभी अहम पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भारतीय विधायी सेवा का कॉन्सेप्ट है क्या। दरअसल इसका कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट वही है जो IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा और IFS यानी भारतीय विदेश सेवा जैसी अन्य सिविल सेवाओं का है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे विधायी सेवा के प्रति समर्पित रखा जाएगा और इस व्यवस्था पर शुरुआत से ही पूरी तरह से विधायिका का नियंत्रण रहेगा। इसके नियंत्रण में कार्यपालिका का किसी भी तरह का रोल नहीं होगा। अभी भारत के सभी सिविल सेवकों, चाहे वे अखिल भारतीय सेवा के हों या फिर सामान्य सिविल सेवा के, उन पर अंतिम तौर पर नियंत्रण कार्यपालिका का ही होता है। केंद्रीय सिविल सेवक केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दायरे में आते हैं, जबकि राज्य के सिविल सेवक राज्य के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत। यही विभाग इनकी नियुक्ति एवं ट्रांसफर का काम देखता है। भारत की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था में शीर्ष के लगभग सभी प्रशासनिक पद इन्हीं केंद्रीय सिविल सेवक के अधिकारियों द्वारा भरे जाते हैं, भले ही वे पद विधायिका के लिए हों या स्वायत्त कोई संस्था के लिए। हालांकि न्यायपालिका इस परंपरा से अछूती है। इसकी वजह ये है कि सामान्यतः न्यायपालिका अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति खुद से करती है। गौर करने वाली बात ये है कि मौजूदा मांग केवल एक नई सेवा की है जो पूरी तरह से विधायिका और उसके सचिवालय के प्रति समर्पित हो और उसके कंट्रोल में रहे। आगे चलकर इन्हीं में से कोई सदन के सचिवालय का महासचिव बन सके, जिसकी नियुक्ति सभापति या अध्यक्ष करे। आइए अब सचिवालय की मौजूदा संरचना और उसके महासचिव की स्थिति को भी जान लेते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग सचिवालयों की बात करता है। हर सदन के अलग अलग सचिवालय कर्मचारी होते हैं। इनकी भर्ती और सेवा शर्तें संसद द्वारा तय की जाती हैं। सचिवालय का मुख्य अधिकारी सदन का महासचिव कहलाता है। महासचिव राज्यसभा के मामले में सदन के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के मामले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। मतलब राज्यसभा के मामले में सभापति तथा लोकसभा के मामले में अध्यक्ष करता है। ये सदन और उसके सदस्यों के संसदीय कामों और गतिविधियों से जुड़े मामलों के बारे में सभापति या अध्यक्ष को सलाह देता है।
ये सदन का स्थायी अधिकारी होता है और आमतौर पर कार्यपालिका से अलग होता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1952 में पहली संसद के बाद से और रामाचार्युलु की नियुक्ति से पहले 11 लोगों ने राज्यसभा में बतौर महासचिव काम किया था। इन 11 महासचिवों में कुछ लेटरल एंट्री कर्मचारियों को छोड़कर सभी को समय समय पर सिविल सेवाओं या दूसरी सेवाओं से सीधा नियुक्त किया गया था। यहाँ लेटरल एंट्री से मतलब नियुक्ति के वैसे तौर तरीकों से है जिनमें कर्मचारियों को पद की वरीयता सूची के बीच में प्रवेश कराए जाते हैं, जैसे कि उप सचिव, सहायक सचिव और संयुक्त सचिव आदि। अब सवाल है कि भारतीय विधायी सेवा की आखिर जरूरत क्यों है? तो सबसे पहली जरूरत कार्यपालिका से स्वतंत्रता तय करने के लिए है। जैसा कि हमने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 98 संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग और स्वतंत्र सचिवालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। तो इस अनुच्छेद के पीछे मूल सिद्धांत है कि विधायिका के सचिवालयों को कार्यकारी सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए। लिहाजा संविधान सभा के एक खास सदस्य R.K. सिधवा ने एक स्वतंत्र सचिवालय की जरूरत पर जोर दिया था। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा था कि जब अध्यक्ष को अपने सचिवालय के सदस्यों के लिए पेंसिल चाहिए होगी और कार्यकारिणी ने उन्हें देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? ये उदाहरण एक स्वतंत्र सचिवालय की अहमियत को उजागर करता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक स्वतंत्र सचिवालय एक कार्यशील संसदीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब इसकी दूसरी जरूरत की बात करें तो ये जरूरत इस वजह से है कि कैबिनेट सचिव के बराबर रैंक वाला महासचिव सभापति और उपसभापति के बाद राज्यसभा का तीसरा सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता है। इसलिए महासचिव को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, जैसे गिरफ्तारी से स्वतंत्रता, आपराधिक कार्यवाही से छूट आदि। उनके अधिकारों का उल्लंघन सदन की अवमानना के समान माना जाता है। इतना ही नहीं, दोनों सदनों के महासचिवों को कई संसदीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसलिए महासचिव के पद की जिम्मेदारी संभालने वालों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं, प्रथाओं और पहले की घटनाओं का अच्छा खासा ज्ञान हो। इसके अलावा जब एक सिविल सेवक लंबे समय तक पद धारण करके और अपने पिछले करियर के दबदबे के साथ सचिवालय के महासचिव के पद पर नियुक्त होते हैं, तो इससे न केवल सचिवालय की स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश को धक्का लगता है, बल्कि हितों का टकराव भी होता है। इससे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन होता है। दूसरी तरफ संसदीय शासन व्यवस्था में संसद का एक काम कार्यपालिका के प्रशासनिक व्यवहार पर नजर रखना भी है। इसमें जायज जांच प्रदान करने और कार्यपालिका को अधिक जवाबदेह बनाए रखना शामिल है। इसके लिए जरूरी है कि विधायिका ताकतवर निकाय बनी रहे। इसके लिए संसद के पास कार्यपालिका के बराबर तकनीकी और मानव संसाधन की योग्यता दोनों होनी चाहिए। एक मजबूत संसद का मतलब अधिक जवाबदेह कार्यपालिका से होता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि नौकरशाही लगातार संसद को एक सक्षम और मजबूत विधायी संस्था नहीं बनने दे रही है। इसलिए भारतीय विधायी सेवा का गठन इससे निपटने का कारगर उपाय हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो इसके गठन की राह में कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर किए बिना इसका गठन आसान नहीं रहने वाला है। तो अब ऐसे में सवाल है कि आखिर ये बाधाएं हैं क्या? तो इसकी राह में सबसे बड़ी बाधा सरकार में इच्छा शक्ति की कमी का होना है। इसके पीछे वजह है कि सदन का अधिकारी सामान्य तौर पर सत्ताधारी पार्टी द्वारा नियुक्त होता है, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। बहरहाल ऐसे में नई सेवा के गठन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी वजह राजनीतिक है। असल में केंद्र सरकार खुद भी नहीं चाहती कि ऐसी कोई व्यवस्था हो, क्योंकि ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसमें विधायिका ताकतवर होगी और सरकार उतनी ही मात्रा में कमजोर होगी, तो सरकार आमतौर पर कभी नहीं चाहेगी कि ऐसी कोई व्यवस्था बहाल की जाए। दूसरी बाधा की बात करें तो वो ये है कि आखिर विशेषज्ञता तय करने का मानक क्या हो। सदन की प्रक्रिया के मामलों में विशेष विशेषज्ञता की जरूरत होगी। वर्तमान में सदन की व्यवस्था उनकी खुद की सचिवालय स्टाफ के साथ साथ भारतीय सिविल सेवाओं के नौकरशाहों पर टिकी हुई है। ऐसे में इस सेवा की विशेषज्ञता तय करना एक बड़ी चुनौती है। अगली चुनौती की बात करें तो वो ये है कि आखिर इनकी नियुक्ति करने वाली एजेंसी कौन हो और ये सेवा किसके अधीन कार्यरत हो, संसदीय कार्य मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग या किसी और के अधीन।
इसके अलावा अधिकारियों को संसदीय परंपरा, प्रक्रिया और मर्यादा को बेहतर ढंग से बनाए रखने और उसे लागू करने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत होगी। एक सवाल ये भी है कि जब सरकार का टारगेट कम से कम सरकार और ज्यादा से ज्यादा शासन का है, तब ऐसे में एक नई सेवा का गठन करना कितना जायज होगा। इससे प्रशासनिक जटिलता और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ क्या केवल संसद के 2 सदनों के सचिवालय के सिर्फ ऊपरी पदों को भरने के लिए एक नई सेवा का गठन करना ज्यादा खर्चीला और बोझिल नहीं हो सकता है? ये बिंदु भी इसकी राह में चुनौती बन सकता है। तो अब जानना जरूरी है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि किसी नई पहल पर रोक सिर्फ इस आधार पर नहीं अपनाई जा सकती कि वो खर्चीला और बोझिल है। जैसा कि हम जानते हैं कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत न सिर्फ संविधान में तय व्यवस्था का हिस्सा है, बल्कि संविधान के मूल ढांचे का भी भाग है। इसके अलावा सरकार निरंकुश न हो, इसके लिए विधायिका की स्वतंत्रता भी जरूरी है। दूसरी तरफ दूसरी सेवाओं की तरह इसे अखिल भारतीय सेवा के तौर पर लाया जा सकता है। दरअसल इसे अखिल भारतीय सेवा के तौर पर लाने की खास वजह ये है कि भारत में हजारों विधायी निकाय हैं, जिन्हें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम से लेकर राज्य विधानमंडल और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय संसद शामिल हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आम सार्वजनिक भर्ती और प्रशिक्षण एजेंसी की अभी भी कमी है। संसद और राज्य विधायी सचिवालय नौकरशाहों के अपने अपने कोटे से इसमें अलग अलग भर्ती करते हैं। सक्षम और मजबूत विधायी संस्था को बनाए रखने के लिए योग्य और अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत होती है। आधुनिक सरकार के विकास और सरकारी गतिविधियों के विस्तार के लिए समान विकास और ज्यादा विधायी प्रयास की दरकार है। एक सामान्य अखिल भारतीय सेवा कैडर के तौर पर भारतीय विधायी सेवा का गठन करना इसका एक विकल्प हो सकता है। एक सामान्य सेवा एक संयुक्त और अनुभवी विधायी कर्मचारी कैडर का निर्माण कर सकती है, जिससे वे स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय संसद तक सेवा दे सकें। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत राष्ट्रीय हित में संघ और राज्यों दोनों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए इस आशय का एक प्रस्ताव केवल 2/3 बहुमत से पारित कर संसद को ऐसी सेवा के गठन के लिए कानून बनाने में सक्षम बना सकती है। तो अब समय आ गया है कि भारत भारतीय विधायी सेवा जैसी जरूरी और नवाचारी लोकतांत्रिक संस्थागत व्यवस्थाओं को अपनाए। एक साझा सेवा भारत में पंचायत स्तर से लेकर संसद तक कई विधायी निकायों को मजबूत करने में मदद कर सकती है। अगर देखें तो यूनाइटेड किंगडम में इस तरह की मिसाल पहले से ही मौजूद है, जहां हाउस ऑफ कॉमन्स के क्लर्क को हमेशा संसद की सेवा के लिए बनाए गए विधायी स्टाफ पूल से नियुक्त किया जाता है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। भारतीय विधायी सेवा के गठन की मांग का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।